Hey everyone, again welcome back. Today we are discussing about ecology's last chapter, environmental issues. ठीक है, तो इससे पहले मैंने बोला था आपसे कि हम वन लाइनर एनसीईआरटी स्टार्ट करें, तो हमने उसको स्टार्ट कर दिया। उसको मैंने एक प्लेलिस्ट अलग से बना दिया। अब तक 2 वीडियोज मैंने उसमें अपलोड भी कर दिए हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप जाके वन लाइनर एनसीईआरटी गो थ्रू कर सकते हैं और आसानी से उस ट्रिक्स की मदद से आप मेमोराइज कर सकते हैं। ठीक है, टॉपिक को उसको मेमोराइज करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। और इसका पीडीएफ मैं जो है क्वेश्चन का जो है वो ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे डाल रहा हूँ, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नर्सिंग एप्टीट्यूड हम अगले 1 या 2 दिन में स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद हम एवोल्यूशन करेंगे। उसके बाद मेरा बचेगा जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो कि दोनों बड़े चैप्टर हैं। इसको हम सैटरडे संडे में करेंगे, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं है। ठीक है, तो एवोल्यूशन खत्म करने के तुरंत बाद हम स्टार्ट कर देंगे नर्सिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, तो चलते हैं, देरी ना करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर इज यूज अगेंस्ट विच टाइप ऑफ पोल्यूशन। ग्रीन मफलर की बात करें तो हम जो रोड साइड ट्री प्लांटेशन होता है उसी को हम ग्रीन मफलर बोलते हैं। ठीक है, जो रोड साइड प्लांटेशन किया जाता है उसको ग्रीन मफलर बोलते हैं। ये जो प्लांट्स होते हैं ये क्या करते हैं, नॉइज पोल्यूशन जो हमारे व्हीकल्स करते हैं इसको मतलब अपने अंदर एक तरीके से हिंदी में बोले सोख लेते हैं। ठीक है, नॉइज पोल्यूशन को कम करने में हेल्प करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा सीधे सीधे होगा फर्स्ट का डी, नॉइज। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द emission of automobile and power plants are the source of fine airborne particles which lead to किस चीज को लीड करते हैं, फोटोकेमिकल स्मॉग को, ड्राई एसिड डिपोजिशन को, या इंडस्ट्रियल स्मॉग को, या वेट एसिड डिपोजिशन को। इसका आंसर हो जाएगा ड्राई एसिड डिपोजिशन को लीड करता है। ठीक है, नाइट्रोजन। आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है, साउंड above what level is considered the hazardous noise pollution। मतलब किस लेवल के ऊपर चला जाएगा तो ये hazardous होगा। मतलब कभी कभी क्या होता है, हियरिंग लॉस भी हो जाती है। ठीक है, तो इसकी बात करेंगे हम। above 80 डॉप्सन, डीबी डॉप्सन बोलते हैं। ठीक है इसको, या above 120 डीबी, या above 150 डीबी, या below 30 डीबी। जो हम बात करते हैं थर्ड नंबर का, जो आंसर है एवो 80 डीबी। 80 डीबी अगर चला जाता है तो ये हेजार्टियस होता है, नॉइस पोल्यूशन में इसको हम काउंट करते हैं। ठीक है, अगर हम ये 20 डीबी से नीचे होता है तो हम सुन नहीं सकते। ठीक है, ऐसे साउंड को। ठीक है, तो आपका थर्ड नंबर का आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ईयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट कम इनटू फोर्स इन। मतलब किस टाइम पे जो है एयर पोल्यूशन एक्ट बनाया गया। एक क्वेश्चन सीधा सीधा आता है। ठीक है, इसको जरूर से जरूर देख लेना, इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, 1980 में, या 1981 में, या 1982 में, या 1979 में। इसका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा फोर का बी वाला है, 1981। इसको बाद में फिर मतलब इसमें करेक्शन किया गया था 1987 में। ठीक है, इस चीज को दोनों को ध्यान रखना, 1981 फिर इसको करेक्ट किया गया था, साथ में नॉइज पोल्यूशन भी उसमें ऐड किया गया। ठीक है, 1987 में। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इज ऑलवेज प्रेजेंट इन फोटो केमिकल स्मॉग। मतलब फोटो केमिकल स्मॉग में इसमें से कौन सी गैस प्रेजेंट होती है, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, या आपकी मीथेन। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 5 नंबर का ए, ओजोन। जो फोटो केमिकल स्मॉग होता है उसमें ओजोन गैस प्रेजेंट होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज ड्यू टू इट्स ग्रेटर एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। मतलब क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो सी होता है वो जो है अगर आपके बॉडी में इंटर कर गया तो ऑक्सीजन से उसकी बहुत ज्यादा ग्रेटर इफिनिटी होती है, जो कि हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाती है और जो है टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देती है बॉडी में, और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। डेथ हो ही जाती, हो नहीं सकती। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली तो इसका कितना टाइम हो सकता है, 2 टाइम्स, 200 टाइम्स, 20 टाइम्स, या 1000 टाइम्स। तो 6 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा 20 टाइम्स ग्रेटर एफिनिटी हो जाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका 6 नंबर का जो आंसर होगा सी है। सी, यहाँ पे ऑप्शन ऊपर नीचे है इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। सी 200 टाइम्स होगा। ठीक है, 200 टाइम्स ग्रेटर एफिनिटी होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करेक्ट करना, 6 नंबर का सी वाला होगा। ठीक है, सी ऊपर है, एक बार ध्यान रखना। ठीक है, ऑप्शन ऊपर नीचे है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द ताजमहल इज
क्रिएटेड ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ, किसकी वजह से, मतलब ताजमहल क्या हुआ था कुछ टाइम पहले जो है यहाँ पे एसिड रेन की वजह से, एसिड रेन की वजह से जो उसकी मतलब जो कहते हैं एक तरीके से जो चमक है वो धीरे धीरे गायब हो रही थी, वो येलोइश हो रही थी। आप जानते होंगे कि ताजमहल व्हाइट कलर का ताजमहल, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से बहुत ही पास में है, ठीक है। जो आगरा है, आगरा में जो मेडिकल कॉलेज है, एशियन मेडिकल कॉलेज, एशियन मेडिकल कॉलेज से जो है ताजमहल काफी पास में ही है, ठीक है, ज्यादा दूर नहीं है। तो मैं सिर्फ एक बार गया हूँ अभी तक वहाँ पे। मैंने अंदर जाकर तो नहीं देखा, बाहर से देखा, काफी अच्छा बना हुआ। जो मतलब ऐसा हुआ कि जो आपने सुना होगा जहाँ पे ईंट पकाई जाती, ईंट भट्ठे होते हैं, पहले यहाँ पे बहुत सारे थे, तो उसकी वजह से जो एयर पोल्यूशन हो रहा था और इस वजह से यहाँ पे एसिड रेन हो रही थी। एसिड रेन की वजह से मतलब जो उसकी जो चमक है वो धीरे धीरे कम हो रही थी, इस वजह से यहाँ पे ईंट भट्ठे को हटा दिया गया इस एरिया से। लगभग 50 किलोमीटर की एरिया में यहाँ पे कोई भी ईंट का भट्टा नहीं है, ठीक है। तो 7 नंबर का जो ऑप्शन है आपके, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन या सल्फर डाइऑक्साइड। जो आंसर होगा 7 नंबर का आपका डी होगा, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से ये इफेक्ट आ रहा था सब में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोल्यूटेंट फ्रॉम ऑटोमोबाइल, इसमें से कौन सा ऑटोमोबाइल का पोल्यूटेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या सीएफसी या ओजोन। तो आपका आंसर हो जाएगा 8 नंबर का ए, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉल विच पॉल्यूटेंट रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। अभी मैंने इसके पहले ही बताया कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो 200 ग्रेटर एफिनिटी होती है बाइंड से हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग करने की, ठीक है। 9 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज सेकेंडरी पोल्यूटेंट, सेकेंडरी पोल्यूटेंट के तरीके से कौन एक्ट करता है, ब्रोमीन, क्लोरीन या नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या HNO3 नाइट्रिक ऑफ एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो 10 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा डी, नाइट्रिक एसिड सेकेंडरी पोल्यूटेंट की तरह से एक्ट करती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मैक्सिमम permissible limit of noise during the daytime in industrial area as per the noise pollution rule 2000 of India, मतलब 2000, मतलब कि जो दिन के टाइम कोई इंडस्ट्रियल एरिया में कितनी नॉइज परमिसिबल है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है 75 डेसिबल, 65 डेसिबल, 55 डेसिबल या 50 डेसिबल। तो आपके आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, 75 डेसिबल, क्योंकि आपका जो लगभग 80 डेसिबल है वो हेजार्डियस है, मतलब हियरिंग लॉस कॉज कर सकती है, इस वजह से 75 डेसिबल ही है, ठीक है। आंसर आपका ए वाला हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रेन इज कॉल्ड एसिड रेन व्हेन द पीएच बिलो, मतलब किससे पीएच कम हो जाए तो उसको एसिड रेन बोलेंगे। वैसे तो हम बता दें आपको कि 7 से कम आएगा तो उसको एसिड बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें से जो एक एग्जैक्ट नंबर है वो कौन सा है एसिड रेन का, 6.5, 6 या 5। तो आपका आंसर है टोल नंबर का डी, 5, 5 पीएच होगी उसकी, तो उसको हम एसिड बोलेंगे। वैसे 7 से कम होगा तो उसको एसिड ही बोलेंगे। तो जो एसिड रेन होती है उसकी पीएच 5 होती है, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द एयर एक्ट वाज अमेंडमेंट इन 1867 टू द इंक्लूड ऑफ द फॉलोइंग एज पोल्यूटेंट। अभी मैंने इसके पहले बताया था 1987 में क्या इसमें और इंक्लूड किया गया था, वाटर, नॉइस, डस्ट। आपका 13 नंबर का आंसर बी होगा, नॉइस, मैंने अभी बताया था। क्योंकि सबसे पहले एयर पोल्यूशन एक्ट आया था 1981 में, उसको फिर से उसमें करेक्शन किया गया, साथ में उसमें ऐड किया गया 1987 में नॉइस पोल्यूशन, ठीक है। तो आपका 13 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, lichens are described as indicators of, lichens are described as indicators of air pollution, water pollution, soil pollution या एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। तो 14 नंबर का आपका आंसर जो हो जाएगा वो एयर पोल्यूशन। वैसे मैं बता दूं जहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है वहाँ पे लाइकेंस नहीं ग्रो करते हैं, ठीक है। तो ये इंडिकेटर है एयर पोल्यूशन के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, गैस रिलीज ड्यूरिंग भोपाल ट्रेजेडी वाज, मतलब भोपाल में जो आपने शायद 1984 में हुआ था, दिसंबर 1984, ऐसा एक बार इस डेट को आप करेक्ट करना, दिसंबर 1984 में ही हुआ था शायद, ठीक है। उसमें से कौन सी गैस थी, मिथाइल आइसोसाइनेट या पोटेशियम थायोसाइनेट या सोडियम आइसोथायोसाइनेट या इथाइल आइसोथायोसाइनेट। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 15 नंबर का वो ए होगा, मिथाइल आइसोसाइनेट थी, जो कि वहां से लीकेज हो गया था, इसमें बहुत सारे लोगों की मतलब डेथ हुई थी और इसका इफेक्ट बहुत टाइम तक चलता रहा, ठीक है। 15 नंबर का चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एसिड रेन इज ड्यू टू द इंक्रीज इन ऑटोस्फेरिक
कंसंट्रेशन ऑफ, मतलब किस चीज की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है एटमॉस्फेयर में, उसकी वजह से ऐसी ट्रेन होती है। ओजोन एंड डस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, या सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो आपका आंसर हो जाएगा 16 नंबर का डी, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इज द फॉलोइंग इज एन इफेक्ट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन? क्या है? क्लोरोसिस एंड नेक्रोसिस ऑफ वेजिटेशन, इंजरीज टू रिस्पिरेटरी ट्रैक, या डिसलोकेशन एंड डिटरेशन ऑफ बिल्डिंग्स। तो आंसर हो जाएगा 17 नंबर का डी, ऑल ऑफ एबव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन अ कोल फायर पावर प्लांट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स आर इंस्टॉलेड टू कंट्रोल इमिशन ऑफ, मतलब किस चीज की इमिशन को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का हम यूज करते हैं। मैं बता दूं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या होता है, जो कि हम जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें से जो धुएं निकलते हैं, उसी चिमनी के ऊपर दो जो है एनोड्स लगाए जाते हैं, एक पॉजिटिव, एक कैथोड और एनोड जो होता है उसमें से थोड़ा सा वाटर का जो हम उसमें फ्लो करते हैं, जिसकी वजह से जब ये वहां से धुएं बाहर आते हैं तो पॉजिटिव के साथ निगेटिव और निगेटिव के साथ पॉजिटिव जो है पार्टिकल अटैच होते जाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा पोल्यूशन कम होता है। इसी के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, एक बार एनसीईआरटी गो थ्रू कर लेना। ठीक है, तो 18 नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा वो नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या एसपीएम। वैसे आपका आंसर होगा 18 नंबर का बी, एसपीएम, सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जो होता है वो होता है। ठीक है, 18 नंबर का बी वाला आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी, ठीक है सीपीसीबी, विच particulate size in diameter of the air pollutant is responsible for the greatest harm to human health, मतलब कितनी साइज का जो पार्टिकुलेट मैटर होगा वो हमारे हेल्थ के लिए हार्म पहुंचा सकता है। इसका सीधा सीधा आंसर मैं बता दूं, आपका 2.5 माइक्रोमीटर से कम होगा तो वो हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल होगा। ठीक है, 2.5 माइक्रोमीटर, ये सीधी सीधी लाइन लिखी हुई है। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन भी सीधा सीधा आता, काफी बार पूछा गया बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है, तो 19 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बंदर है और वॉइस आ रही होगी, आगरा है। मोस्ट हेजार्डियस मेटल पोल्यूटेंट ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट इज मरकरी, कैडमियम, लेड या कॉपर। तो 20 नंबर का आपका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे सी, लेड। ठीक, मोस्ट हेजार्डियन मेटल होता है जो पोल्यूटेंट ऑफ ऑटोमोबाइल्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लेड होता है। 20 नंबर का सी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर आर यूज्ड टू रिड्यूस pollutant exhaust. The metal used in such device are प्लेटिनियम, पैलेडियम या रोडियम, इस तीनों यूज किए जाते हैं। ठीक है, 21 का डी वाला आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Aerosol reduce primary productivity by decreasing oxygen concentration and atmosphere, या reducing photosynthesis, या compen, com, competing with carbon monoxide, या being toxic to chloroplast। तो आंसर हो जाएगा 22 का आपका हो जाएगा बी, reducing photosynthesis। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A person is suffering from the impaired nervous system and madness after prolonged consumption of polluted water, which metal is responsible? मरकरी या कैल्शियम, मैग्नीज या पीबी, लेड। तो आपका आंसर हो जाएगा 23 का डी, लेड की वजह से ऐसी कंडीशन सामने आएगी। ठीक है, जहाँ पे मतलब जिस एरिया के वाटर में लेड की प्रेजेंस ज्यादा होगी। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ लेक विद एन इनफ्लो ऑफ डोमेस्टिक सीवेज रिच इन ऑर्गेनिक वेस्ट may result in drying of the lake very soon due to the algal bloom, या an increased production of the fish due to the lot of nutrients। नो, गलत बात, सीधे सीधे डेथ ऑफ फिश ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन। आपका 24 का आंसर यही होगा, डेथ ऑफ द फिश ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिनीमाटा डिजीज इज काज ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ, मिनीमाटा डिजीज जो है ये जापान में हुई थी, जो कि फिश के थ्रू ह्यूमंस में आई थी। सी फूड containing lot of cadmium, fish contaminated with mercury, oyster with lot of pesticide, या seafood contaminated with the selenium। तो ऐसे आपका आंसर हो जाएगा 25 का बी वाला, फिश कंटामिनेटेड विथ मरकरी। जो मिनीमाटा डिजीज हुई थी जापान में हुई थी, इसमें
कुछ फिश थी जो उन्होंने मतलब मरकरी की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो मतलब वहाँ के लोगों ने खाया, उसके बाद डिजीज सामने आई थी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में, फॉर्मेशन ऑफ नॉन फंक्शनल मिथ with hemoglobin cause blue baby syndrome. This is due to किसकी वजह से होता है blue baby syndrome? Excess of arsenic in drinking water, excess of nitrate in drinking water, deficiency of iron 4, increased methane content in atmosphere. ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 26 का बी वाला, एक्सेस ऑफ नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर, नाइट्रेट ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, डीडीटी मैंने पहले ही बता चुका हूँ, ये नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है, तो आपका आंसर सीधे सीधे देख लो, जहाँ पे भी नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट हो ऑप्शन में वही लगा देना। 27 का सी वाला आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाटर पोल्यूशन इज कॉज्ड ड्यू टू इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट, एग्रीकल्चर डिस्चार्ज या सीवेज एंड अदर वेस्ट, तो आपका 28 का आंसर हो जाएगा सीधे से ऑल ऑफ एबव। इंडस्ट्री से होता है ये, सीवेज एंड अदर वेस्ट से होता है ये, आगे बचा एग्रीकल्चर डिस्चार्ज की वजह से भी होता है। ठीक है, 28 का डी वाला हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द इंडिकेटर स्पीसीज फॉर पोल्यूटेंट वाटर? Which one of the following is called the indicator species for polluted water? To be fixed, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन या प्रॉन्स, तो 29 का जो आंसर हो जाएगा ए, टू बी फिक्स। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पर्पज ऑफ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट water is to, the purpose of biological treatment, reduce BOD, increase BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, BOD, reduce sedimentation या increase sedimentation, तो आपका आंसर हो जाएगा 30 नंबर का ए, reduce BOD। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following organism is likely to have the more concentration of DDT in its body? टॉप कार्निवोर्स, प्राइमरी प्रोड्यूसर, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स। 31 का वैसे ये वाला हो जाएगा टॉप कार्निवोर्स, मतलब जो डीडीटी का जो एंट्री होता है उसका सीक्वेंस मैं बताता हूँ। डीडीटी जो होता है सबसे पहले बायोडिग्रेडेबल है, अगर हम उसको क्या कहते हैं पेस्टिसाइड के रूप में हम यूज करते हैं, तो वो क्या कहते हैं सॉइल मतलब प्लांट्स में डालते हैं, तो सबसे पहले पानी में जाता है, पानी में जाता है तो उसको सबसे पहले फिश के अंदर जाएगी, उसकी जो कंसंट्रेशन होगी फिश में वो थोड़ी कम होगी, उसके बाद जो इनगल्फ करेगा उसको मान लो इनगल्फ करता है फिश को, मान लो इनगल्फ करता है स्नेक, स्नेक के अंदर उसकी सीधे सीधे जाएगा वो डीडीटी, और स्नेक को अगर इनगल्फ करता है कोई मतलब ईगल, तो ईगल में उसी कंसंट्रेशन जो है और ज्यादा हो जाती है। अगर वो ईगल जो एग देता है तो क्या होगा, बिना हैचिंग के ही एग मतलब अपने आप ब्रेक कर जाता है, अगर डीडीटी की कंसंट्रेशन जो है उसकी बॉडी में चली जाती है। ठीक, तो ठीक है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, एक बार पढ़ना इसको भी। 31 का आपका वैसे ए वाला आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिमिट ऑफ बीओडी प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड फॉर द डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल एंड म्युनिसिपल वेस्ट वाटर्स इनटू द नेचुरल सरफेस इज, नेचुरल सरफेस वाटर इज, तो लेस देन 30 ppm या 80 ppm या लेस देन 50 ppm या लेस देन आपका हो जाएगा 100 ppm। 32 का आपका आंसर हो जाएगा जो है ए, लेस देन 30 ppm। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इटाइटाई डिजीज इज काज्ड ड्यू टू द हाई लेवल ऑफ आयरन, फ्लोरीन, कैडमियम या मरकरी, तो 33 का आप जो आंसर हो जाएगा सी, कैडमियम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट? इसमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है? सीवेज, प्लास्टिक, टॉप्स या ऑल ऑफ दीज, तो यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल की बात हो रही है। 34 का ये वाला हो जाएगा, सीवेज ही जो बायोडिग्रेडेबल हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। न्यूक्लियर पावर स्टेशन इवन विथ एडुकेट रेडिएशन सेफ्टी मेजर्स जनरेटर्स, थर्मल population of water bodies, thermal pollution of water bodies, थर्मल पोल्यूशन ऑफ सॉयल, नॉइस पोल्यूशन और ऑफ दीज, तो आपका 35 का आंसर जो हो जाएगा वो ये वाला हो जाएगा, थर्मल पोल्यूशन ऑफ वाटर। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टेशन होता है मेनली वो रिवर्स की मतलब किनारे ही यूज किया जाता है। ठीक है, तो उसका प्रोसेस लंबा है, सीधे सीधे इसका आंसर अभी याद करो यही, क्योंकि टाइम आपके पास है बहुत कम। ठीक है यार, गला बैठ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Polyblend is a mixture of two different type of plastic
a fine powder of the recycled modified प्लास्टिक या आप ब्लाइंड टू प्लास्टिक एंड ह्यूमस या नन ऑफ दिस। तो आपको आंसर हो जाएगा 30 नंबर का बी। लेकिन मैं आपको बता दूं पॉली ब्लाइंड जो होता है वो प्लास्टिक के साथ मिक्स करके जो है उसको मतलब एक प्रोडक्ट बनाया गया था बिटुमिन बनाया गया था, ठीक है। जो अब बेंगलुरु है वहाँ पे शायद 30 किमी की प्लास्टिक से जो प्लास्टिक वेस्ट होता है उसकी वजह से रोड बनाया गया था। ये शायद यम्बी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के साथ मिलके वहाँ पे एक जो है शॉप मतलब जो प्लास्टिक इकट्ठा करते हैं, शायद अब्दुल खान करके ऐसा कुछ नाम है उनका। एक बार एनसीईआरटी में देना, सीधी सीधी लाइन लिखी हुई है, ठीक है। उसका मतलब यूज करके यहाँ पे सीधा सीधा आंसर याद कर लो। पॉलीब्लाइंड यूज करके हम प्लास्टिक की सड़क मतलब प्लास्टिक का यूज करके सड़क बनाई गई थी 30 किलोमीटर की। एक बार एनसीईआरटी में देख लेना, मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि, ठीक है। एक बार एनसीईआरटी में जरूर से जरूर देखना, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पॉजिटिव पोल्यूशन ऑफ सॉइल इज ड्यू टू। पॉजिटिव pollution of soil is due to excessive use of fertilizer, reduction in soil productivity, addition of wastage on soil, या all of these। 37 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Pollution from animal excreta and organic waste from kitchen can be most profitable minimized by storing them in the underground storage tank, using them to producing biogas, and initiating them initiating them। तो आपका आंसर हो जाएगा 38 का जो बी वाला हो जाएगा, यूज देम फॉर द प्रोड्यूसिंग बायोगैस। बायोगैस का यूज करके बहुत सारे जैसे कि हम लाइट की यूज कर सकते हैं या मतलब एज ए डोमेस्टिक गैस के रूप में यूज कर सकते हैं फॉर फूड मेकिंग के लिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्रीन हाउस इफेक्ट रिफर टू ग्लोबल वार्मिंग काज बाई इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन होल्स, या इंक्रीज्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, या प्लांट ग्रो इन द ग्रीन हाउस। 39 का जो आंसर हो जाएगा सीधे सीधे इसका याद रखना है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट रिफर टू द ग्लोबल वार्मिंग काज बाई इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग प्रोड्यूस द लीस्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसमें से कौन सा जो होता है वो प्रोड्यूस करता है लीस्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट। वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, या हाइड्रोजन गैस, या मीथेन। तो 40 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा वाटर वेपर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, एथेन, या नाइट्रस ऑक्साइड N2O। तो 41 का जो आंसर हो जाएगा उसी हो जाएगा एथेन, जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट काज नहीं करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वन greenhouse gas contribute 40% of total global warming and another contribute 6%. These are respectively identified as N2O and carbon dioxide, NCFC and N2O, and methane and CO2, and methane and CFC। 42 का जो आंसर हो जाएगा वो बी वाला हो जाएगा, CFC and N2O, ठीक है। एक साइकिल बनी हुई है एनसीईआरटी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्लोबल वार्मिंग विल काज। ग्लोबल वार्मिंग कौन काज करता है। राइज इन लेवल ऑफ ओशियन, डिक्रीज द ग्लेशियर्स, रिडक्शन इन आइस कैप्स। 43 का आंसर जो हो जाएगा वो बी वाला हो जाएगा, डिक्रीज इन ग्लेशियर्स, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाय इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। नहीं, इसके वजह से क्या होगा, डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इसकी वजह से हो सकता है। 44 का जो आंसर है उसी वाला है, इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो क्लाइमेट में चेंज आ ही सकता है, ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हीट होगी, अभी तो आप टेम्परेचर देख ही रहे होंगे, वैसे आगरा का टेम्परेचर मैं बता दूं 50 क्रॉस करने वाला है, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। Which of the following strategies is not a correct approach to reduce the global warming? Cutting down use of fossil fuel, improving efficiency of energy used, या reducing deforestation, या cutting trees and decrease the growth of human population। तो 45 का जो आंसर हो जाएगा वो डी वाला हो जाएगा, cutting tree and increasing the growth of human population। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Excess atmospheric carbon dioxide increases greenhouse effect as carbon dioxide. Participate dust in atmosphere, reduce atmospheric pressure, is opaque to infrared, या is not opaque to infrared rays। 46 का जो आंसर हो जाएगा वो सी वाला हो जाएगा, इट opaque
टू इंफ्रारेड रेज। ठीक है, 46 का सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओजोन ओजोन इज स्ट्रेटोस्फीयर एक्सटेंडेड टेन, मतलब ओजोन जो होती है वो स्ट्रेटोस्फीयर से कितना दूर होती है, मतलब कहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर जो है मतलब लाई करती है, ऐसा पूछ रहा है। 10 to 20 किमी या 20 to 25 किमी या 15 to 30 किमी या 25 to 40 किमी। 47 का जो आंसर हो जाएगा वो बी वाला हो जाएगा, 20 to 25 किमी। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओजोन, यहाँ पे O1 लिखा हुआ है, वैसे ओजोन का फार्मूला O3 होता है। ठीक है, लेयर इज स्ट्रेटोस्फीयर इज अफेक्टेड बाय CFC, एक्सेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड या एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या लो रेनफॉल। तो 48 का जो आंसर हो जाएगा आपका ए वाला हो जाएगा, CFC। ठीक है, जो ओजोन की लेयर को इफेक्ट करता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, 49 का ए वाला होगा। द यूनिट ऑफ ओजोन इज डीबी, पीपीबी या पीपीएम या DU। 15 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो डी होगा, DU बोलते हैं इसको यूनिट को, शायद ऑप्शन ही बोलते हैं, एक बार देखना इसको, यूनिट को फुल फॉर्म क्या है, DU। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंक्रीजिंग स्किन कैंसर एंड हाई म्यूटेशन रेट आर द रिजल्ट ऑफ ओजोन डिप्लेशन। सीधा आंसर यही है, ओजोन डिप्लेशन 51 का, यही सीधे सीधे याद कर लेना। वैसे मैं बता दूं, अंटार्कटिका में लास्ट अगस्त एंड अर्ली अक्टूबर के बीच में हमेशा जो है ओजोन लेयर में होल हो जाता है वहाँ पे अंटार्कटिका के ऊपर। ठीक है, इसकी वजह से वहाँ पे लोगों में स्किन कैंसर देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोन्टोपोरल प्रोटोकॉल इज एसोसिएटेड विथ कंट्रोल ऑफ इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस या कंट्रोल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्टेज या कंट्रोल ऑफ डिजर्टिफिकेशन या प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। 52 का जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, कंट्रोल ऑफ इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेरिक exists in which layer। स्ट्रेटोस्फीयर होता है, सीधे सीधे इसका आंसर याद करना, 53 का सी हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्नो ब्लाइंडनेस इज inability to see the very bright light या damage the retina due to the ultraviolet radiation या inflammation of cornea by the ultraviolet B radiation। 54 का आंसर आपका सी वाला होगा, inflammation of the cornea by the ultraviolet B radiation। सीधे सीधे इसको याद कर रखना। ठीक है, ये सब याद रखने वाली चीजें हैं, इसमें कोई भी समझाने जैसा नहीं है। चिपको मूवमेंट वाज लॉन्च बाय द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए चिपको आंदोलन लॉन्च किया गया था, हुआ था। इसमें सबसे आगे थे सुंदरलाल पहुड़ा। सीधे सीधे इनका नाम याद रखना। ठीक है, एक क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है, 55 का ही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। डिफॉरेस्टेशन का सोयल फॉर्मेशन कैसे होगा डिफॉरेस्टेशन के? वैसे नॉइस पोल्यूशन सकता है, बट प्राइमरी नहीं सेकेंडरी होगा। सॉइल इरोजन होगा इसकी वजह से। ठीक है, 56 का जो आंसर हो जाएगा वो बी वाला हो जाएगा, सॉइल इरोजन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द चिपको मूवमेंट ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट वाज स्टार्टेड इन 1972 इन नॉर्थ केरला डिस्ट्रिक्ट होगा शायद यहाँ पे, वैसे वाला ऑप्शन नहीं है। साइलेंट वैली, सुंदरबंस या टेहरी गढ़वाल। तो आपको 57 का आंसर टेहरी गढ़वाल हो जाएगा। ठीक है, टेहरी गढ़वाल में सबसे पहले इसका स्टार्ट हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंडर द अम्ब्रेला ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री ए सिस्टम हैज बीन लॉन्च इन विच एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री आर इन्वॉल्व। सेलेक्ट द नेम ऑफ द सिस्टम। ब्लॉक कटिंग सिस्टम, तेनुगया सिस्टम या झूम कल्टीवेशन। तो आपका जो आंसर होगा 58 का तेनुगया सिस्टम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज ऑन 10 अप्रैल, 5 जून या 7 अगस्त या 28 फरवरी। तो आपका आंसर हो जाएगा 59 का 5 जून, जो कि आने वाला है, हम इसको सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस इतना ही क्वेश्चन था। टोटल आज हमने 59 क्वेश्चन लिए थे। नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने ज़्यादा थे, वैसे इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है। चैप्टर बहुत ही इजी है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत ही इजीली कर देंगे। मैक्सिमम चीज़ें मैंने कवर कर ली क्वेश्चन के थ्रू। एक आध दो चीज़ें बची होंगी जो मैंने एनसीईआरटी से देखने के लिए बोली हो, तो देख लेना एनसीईआरटी से। ठीक है, और यार एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ठीक है, गला बैठ गया है।
ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।